हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। तो ये हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और लास्ट लेक्चर में हम इसके कर रहे थे क्वेश्चन आंसर्स। तो कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आंसर तो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे और कुछ क्वेश्चंस को हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस में बच्चों हम कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी इसमें सारे इंक्लूड होंगे। ठीक है, ताकि हमें जो है चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे तो चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर कहीं पर फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन आंसर्स तो हम अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, चलो तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने लास्ट में कंप्लीट कर लिया है। तो चलो, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द मेजर यूज ऑफ पेट्रोलियम इज। तो पेट्रोलियम का सबसे ज्यादा में प्रमुख उपयोग क्या है? तो प्रमुख उपयोग क्या हो सकता है पेट्रोलियम का? देखो, रोड बनाना नहीं, रोड बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? बिटुमेन का यूज किया जाता है। अगला, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए तो पेट्रोलियम का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट, हाँ, ट्रांसपोर्ट के फ्यूल के लिए पेट्रोलियम का यूज किया जाता है और क्लीनिंग सर्फेसिस के लिए भी पेट्रोलियम का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ क्लीनर फ्यूल। यानी कि निम्न में से कौन सा सबसे क्लीन फ्यूल है, यानी कि स्वच्छ ईंधन है? अब वो कौन सा है? क्या कोल है? नहीं, क्योंकि कोल जब जलता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, अगर उसको पूरी मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है। और अगर ऑक्सीजन क्या है? अनुपस्थिति है ऑक्सीजन की, यानी कि ऑक्सीजन उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा कोयले को, तो क्या होगा? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो कि एक बहुत ही पॉइजनस गैस है, ये वो गैस प्रोड्यूस करता है। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, हम ये कह रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये क्लीनर फ्यूल तो नहीं है कोयला। अब देखो बच्चों, हमने ये भी पढ़ा है ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पॉइजनस गैस क्यों है? क्योंकि अगर हम इसे इनहेल करते हैं कंटिन्यूअसली तो ये हमारे हेमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है और उसे ऑक्सीजन आगे ले जाने में असमर्थ बना देता है, जिस वजह से इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, चलो, तो इसीलिए ये क्या है, एक तो पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस करता है, ऊपर से अलग अलग गैस भी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए ये क्लीन फ्यूल तो बिल्कुल नहीं है, कोयला नहीं है यहाँ पर आंसर। डीजल की बात करें तो डीजल जब जलता है बच्चों, तो ये भी डीजल है, पेट्रोल है, जब ये जलते हैं तो सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में जाकर के रेन वाटर के साथ मिल करके एसिड रेन कॉज करते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपली बात यह है कि ये सभी पॉल्यूशन कॉज करते हैं केवल एलपीजी को छोड़ के। एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि क्या है? एक गैस है और क्या है? एक क्लीन फ्यूल भी है। और एलपीजी के साथ साथ अगर हम बात करें सीएनजी की, तो सीएनजी भी क्या है? एक क्लीन फ्यूल है। एलपीजी और सीएनजी दोनों ही क्या है बच्चों? क्लीन फ्यूल है, स्वच्छ ईंधन है, क्योंकि ये ज्यादा हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं करते, दूसरा कोई रेजिड्यू भी नहीं छोड़ते। ठीक है, चलो, अगला क्वेश्चन है, फॉसिल फ्यूल्स आर। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? क्या वो रिन्यूएबल होते हैं, या इनएग्जॉस्टेबल होते हैं, या नॉन रिन्यूएबल होते हैं, या आर्टिफिशियल होते हैं? तो देखो बच्चों, फॉसिल फ्यूल सबसे पहले अगर हम रिन्यूएबल की बात करें तो रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल नहीं होते हैं, क्योंकि फॉसिल फ्यूल को बनने में लगभग 300 मिलियन से भी अधिक वर्ष लगते हैं। तो वो रिन्यू कैसे कैसे होंगे? उनको तो 300 मिलियन वर्ष दोबारा बनने के लिए चाहिए, उतना टाइम तो उन्हें चाहिए बनने के लिए, तो रिन्यू वो नहीं हो सकते। ठीक है, तो जैसे एयर है, सनलाइट है, ये रिन्यूएबल है, जैसे वायु है, क्योंकि ये रिन्यू होती रहती है। ठीक है, तो रिन्यूएबल सोर्सेस ऐसे, यानी कि रिन्यूएबल जो ईंधन है वो कैसे होते हैं? जो रिन्यू होते रहते हैं। बाकी हम इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसे संसाधन जो इनएग्जॉस्टेबल है,
इनएग्जॉस्टेबल का मतलब है ये कैसे होते हैं, ये होते हैं असीमित मात्रा में, ठीक है, या हम लिखे अनलिमिटेड क्वांटिटी। क्या होते हैं, ये होते हैं अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, जैसे कि एयर है, ठीक है, सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश। तो ये जो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं ये कभी समाप्त ही नहीं होते, ठीक है, कभी भी समाप्त नहीं होते। बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल, यानी कि जिन्हें रिन्यू नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो ये होते हैं फॉसिल फ्यूल। बाकी आर्टिफिशियल भी वो नहीं होते, क्लियर, आर्टिफिशियल भी नहीं होते, तो क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, या हम कहें एग्जॉस्टेबल होते हैं, समाप्त होने वाले होते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। और फॉसिल फ्यूल की अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, एग्जाम्पल क्या क्या है फॉसिल फ्यूल के, एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एक्सेट्रा, और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, क्लियर। चलो इतना नोट करो बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज यूज फॉर सरफेसिंग रोड, यानी कि रोड सरफेसिंग के लिए कौन से प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। देखो पेट्रोलियम का एक कंस्टिट्यूएंट है जो है बिटुमेन, तो बिटुमेन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, रोड सरफेसिंग के लिए किया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा बिटुमेन। बिटुमेन तो इसको हाईलाइट कर लेंगे, तो बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं पैराफिन वैक्स, इसका उपयोग जो है ऑइंटमेंट बनाने के लिए, ठीक है, कैंडल्स बनाने के लिए, क्रेयॉन्स बनाने के लिए किया जाता है। कोक की अगर हम बात करें तो कोक का उपयोग बच्चों इस्पात के निर्माण में और अलग अलग जो मेटल्स हैं, जो धातु हैं, उनके निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। वहीं नैप्थलीन बॉल, नैप्थलीन की बात करें, नैप्थलीन को नैप्थलीन बॉल्स भी हम कहते हैं, तो नैप्थलीन का उपयोग किया जाता है इंसेक्ट को, मौत को, ये जो कीट होते हैं, ठीक है, कीड़े होते हैं, इन सभी को रिपेल करने के लिए, भगाने के लिए, ठीक है, इनका नैप्थलीन का उपयोग किया जाता है। तो रोड सरफेसिंग के लिए बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। बाकी पैराफिन, कोक, नैप्थलीन, ये सभी क्या है, इनके अलग अलग उपयोग हैं, ये हमने देख लिया। बाकी ये पैराफिन तो बच्चों किसका प्रोडक्ट है, ये पेट्रोलियम का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, बिटुमेन भी पेट्रोलियम का ही एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। बाकी अगर हम कोक की बात करें तो कोक हमें मिलता है कोयले से, कोल से, और नैप्थलीन हमें मिलता है कोलतार से, ठीक है, तो इसीलिए इसकी थोड़ा डिफरेंट सी स्मेल होती है, क्लियर। चलो अगला है कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम, कोल किससे बनता है, कोयला कहाँ से बनता है, तो कोयला बच्चों बनता है मृत वनस्पति के अवशेषों से, और इस प्रोसेस को कहा जाता है कार्बोनाइजेशन प्रोसेस या कार्बनीकरण अभिक्रिया, क्लियर है। तो चलो किससे बनता है, डेड वेजिटेशन से, तो ये आंसर रहा डेड वेजिटेशन। रॉक वॉल्केनिक एरप्शन डेड एनिमल से नहीं बनता है, ठीक है, और वहीं जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम किससे बनता है, वो बनता है मृत समुद्री जीवों से या उनके अवशेषों से, ठीक है। चलो तो इतना आपको ध्यान रखना है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते, द प्रोसेस ऑफ कोल फॉर्मेशन इज कॉल्ड, जो हमने अभी बात की कोल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है कार्बोनाइजेशन, ठीक है, कार्बोनाइजेशन। अगर हम डिफाइन करें तो कार्बोनाइजेशन प्रोसेस क्या है, क्या है, मृत वनस्पति से विनिर्, या हम कहें मृत वनस्पति के धीमे पराक्रम द्वारा कोयले बनने की जो प्रक्रिया है उसे कार्बनाइजेशन कहा जाता है, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें कोयला वो प्रोसेस जिसमें मृत वनस्पति धीरे धीरे प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से जो है धीरे 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 मिलियंस ऑफ ईयर्स में कोयला बनती है, उस प्रोसेस को कहा जाता है, या इस धीमे प्रक्रम को कहा जाता है कार्बनाइजेशन या कार्बनीकरण प्रक्रिया, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया। अच्छा इस पेज में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो किससे रिलेटेड है, वो पेट्रोलियम, उसके यूजेस,
कोल उसके यूजेस और उसके फॉर्मेशन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इतना बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच फ्यूल इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर इन मेटल सिलेंडर्स। तो कौन से फ्यूल को हाई प्रेशर में जो धातु के सिलेंडर्स है उन पर स्टोर किया जाता है, भंडारित किया जाता है। ठीक है, यानी कि कौन सा ईंधन धातु के सिलेंडरों में उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, तो वो है क्या, वो एलपीजी है। हाँ बिल्कुल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि एक गैस है लेकिन इसको हाई प्रेशर पर क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, यानी कि हाई प्रेशर पर इसको क्या किया जाता है, लिक्विफाई करके सिलेंडर्स पर स्टोर करके रखा जाता है। तो क्या डीजल है, नहीं, डीजल ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, पेट्रोल भी लिक्विड फॉर्म में होता है और कैरोसिन भी लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं। ये तीनों पहले से ही लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इसीलिए इन्हें तो ऐसे भी हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें स्टोर करने के लिए ऐसे अलग से कुछ इनको हाई प्रेशर पर कंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। जबकि एलपीजी को क्या किया जाता है, हाई प्रेशर पर संग्रहित किया जाता है मेटल सिलेंडर्स पर। ठीक है, तो आपने अक्सर देखे होंगे इस तरीके के सिलेंडर्स, तो देखे होंगे। ठीक है, तो ऐसे एलपीजी के सिलेंडर्स आपने अपने घरों में देखे होंगे। अब ये जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं, सिंपल सी बात है, ये जो एलपीजी के सिलेंडर्स हैं, ठीक है, इन पे होता क्या है, इनमें भरी हुई होती है पेट्रोलियम गैस। क्या भरी हुई होती है, पेट्रोलियम गैस भरी हुई होती है। अगर आप ध्यान से देखो हमने लिखा है गैस, तो इसके अंदर गैस भरी हुई होती है, लेकिन आपने कभी इसको उठाया है ना, आप कभी इसको इस तरीके से शेक करके देखना, ऐसे हिला करके देखना, तो आपको क्या लगेगा कि इसके अंदर क्या है, लिक्विड है। ठीक है, आपको क्या लगेगा, इसके अंदर कोई द्रव है, कुछ पानी जैसा है, कुछ लिक्विड है, लेकिन वो लिक्विड नहीं है, वो असल में क्या है, गैस है। जब चूल्हा ऑन करते हो तो वहां से तो गैस ही निकलती है, लेकिन सिलेंडर को जब शेक करोगे तो वहां से क्या समझ में आएगा, ऐसा लगेगा कि इसके अंदर कुछ लिक्विड है। ऐसा क्यों आपको लगता है या ऐसा क्यों आपको फील होता है कि इसके अंदर कुछ लिक्विड है, जबकि गैस ऑन करते हो तो उसके अंदर गैस होती है और बाहर से भी लिखा होता है पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है कि ये जो पेट्रोलियम गैस है इसको ऐसे तो स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि हमें पता है कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था ना, मान लो ये कोई कंटेनर है, इसमें गैस फिल की हुई है, तो गैस क्या करेगा, इस कंटेनर का सारा स्पेस को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है इनके बीच में, वो बहुत ज्यादा होता है। यानी कि ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहना पसंद करते हैं, एक दूसरे के बहुत पास आकर रहना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन क्या किया जाता है, हाई प्रेशर पर, जब क्या किया जाता है, प्रेशर इंक्रीज किया जाता है, तो इन्हें क्या किया जाता है, लिक्विफाई ये हो जाते हैं। तो मान लो ये हमारे पास कोई कंटेनर, इसमें गैस है और यहाँ ऊपर लगी हुई है पिस्टन। ठीक है, इस तरीके से अब इस पिस्टन को जब प्रेशर दे करके हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, तो ये पिस्टन यहाँ आ जाएगी नीचे। ठीक है, ऐसे आ जाएगी नीचे, और ये जो गैस है यहाँ पर, ये गैस क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी, यानी कि लिक्विड में चेंज हो जाएगी हाई प्रेशर पर। तो जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम बच्चों ये भी पढ़ने वाले हैं कि गैस को लिक्विड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, ठीक है, गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। तो ये सभी हम अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जिसे कहा जाता है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की जो अलग अलग स्टेट है, कौन सी स्टेट है, ये बेसिक सी बात तो आपको भी पता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन क्या है, मैटर, मैटर की तीन स्टेट्स हैं,
वैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि 5 स्टेट होती हैं, लेकिन फिलहाल हमें ये पता है कि 3 स्टेट होती हैं। इन तीनों स्टेट में इंटर कन्वर्जन भी होता है क्या, ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस तो बनता है, लेकिन गैस से लिक्विड, गैस से सॉलिड क्या ये बनता है? जैसे हमने कहा गैस से लिक्विड बन रहा है, तो गैस से क्या लिक्विड बन सकता है क्या? या सॉल हम कह रहे हैं ये लिक्विड है, लिक्विड से वेपर बनेंगे, तो लिक्विड से क्या वेपर यानी कि गैस बन सकती है क्या? तो ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इतना जानना है कि हाई प्रेशर पर क्या किया जाता है, इसे प्रेशराइज करके या हाई प्रेशर पर इसे लिक्विफाई किया जाता है, फिर इसे इस तरीके से मेटल के सिलेंडर पर स्टोर करके रखा जाता है और हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है या इंडस्ट्रीज तक पहुंचाया जाता है। इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है ना, एज अ फ्यूल। चलो अगला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यानी कि निम्न में से कौन सा एक पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है? तो देखो बच्चों, डीजल और पेट्रोल तो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। डीजल का उपयोग किया जाता है जो भारी मोटर वाहन है, जैसे ट्रक ट्रैक्टर को चलाने के लिए या इलेक्ट्रिक जनरेटर्स को चलाने के लिए डीजल का उपयोग किया जाता है। वहीं पेट्रोल का उपयोग किया जाता है हल्के स्वचालित वाहन जैसे कि कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, इनको चलाने के लिए पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। वही हम एलपीजी की बात करें, जिसे हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अब इसका तो नाम ही पेट्रोलियम गैस है, तो ये पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। देखो पेट्रोलियम गैस और पेट्रोल दोनों पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं ही, डीजल भी है ही, क्योंकि डीजल भी हमने पढ़ा है कि पेट्रोल के दो मेन प्रोडक्ट हैं, पेट्रोल डीजल। इसके अलावा और भी हैं, जैसे एलपीजी है, कैरोसिन है, कैरोसिन भी पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है, पैराफिन वो मोम है, ठीक है, बिटुमिन है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, तो ये सभी पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं। लेकिन चारकोल की जब हम बात करते हैं तो चारकोल पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है। किसका प्रोडक्ट है ये भी पता होना चाहिए। चारकोल जो है वो है कोल का प्रोडक्ट। कोल के 3 मेन प्रोडक्ट हैं, ठीक है। एक है चारकोल, ठीक है, जिसे हम कोल तार भी कहते हैं, और ये जो चारकोल है, नहीं नहीं चारकोल, सॉरी, चारकोल इसका प्रोडक्ट है, कोल का प्रोडक्ट है, ठीक है। कोल के कई सारे अलग अलग प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उनमें से चारकोल भी एक है। क्लियर? चलिए इतना नोट कर लीजिए। चलिए क्लियर है इतना। तो अभी हमने बात की थी कि जो ये चारकोल है, हमने कहा कि ये किसका प्रोडक्ट, देखो बाकी सारे तो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी प्रोडक्ट हैं, जैसे बिटुमिन है, पैराफिन वैक्स है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है, केरोसिन है, तो ये सभी भी पेट्रोलियम के ही प्रोडक्ट हैं। लेकिन चारकोल की जब हम बात करते हैं तो ये किसका प्रोडक्ट है, ये कोल का प्रोडक्ट है। देखो कोल के हमने 3 मेन प्रोडक्ट पढ़े हैं, कोक, कोल तार और कोल गैस, ठीक है, ये तो है ही मेन प्रोडक्ट। इसके अलावा जो जिसमें ज्यादा कोल कंटेनिंग वुड होते हैं, ठीक है, उन्हें हीट करके एक प्रोसेस है, उसे कहा जाता है पायरोलिसिस। तो वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी आप नहीं पढ़ेंगे। तो उससे जो है चारकोल बनाया जाता है, लेकिन बनता किससे है, कोल से ही बनता है, ठीक है। चलो आगे आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे पास है कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? तो देखो बच्चों, प्राकृतिक संसाधन क्या संसाधन है, ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन हो गए। सिंपल सी डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो। तो रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर दैट आर यूज्ड बाय ह्यूमन, और यूज किसके द्वारा किए जाते हैं, हमारे द्वारा, हम मनुष्यों के द्वारा, ठीक है, यानी कि ह्यूमंस के द्वारा यूज किए जाते हैं, आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इन्हें नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन क्या है? तो फ्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट, यानी कि फॉसिल फ्यूल वो है जो डेड प्लांट और एनिमल, यानी कि मृत प्राणी और पेड़ पौधे वनस्पति के अवशेषों से बनते हैं, उन्हें कहा जाता है जीवाश्म ईंधन। तो फॉसिल फ्यूल formed from the remains of dead plant animals buried under the earth for millions of years are called fossil fuel, यानी कि वे ईंधन जो लाखों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर दबे मृत पौधे और जानवरों के अवशेषों से बनते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल लिख सकते हो यहाँ पर। अच्छा, नेचुरल रिसोर्सेज में भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो ना, एग्जाम्पल आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जैसे कि कोल है, एयर है, ठीक है,
फॉरेस्ट है, सनलाइट है, ठीक है, इसके अलावा मिनरल्स हैं, पेट्रोलियम है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सभी क्या है हमारे पास, ये सभी क्या है, रिसोर्सेज है, यानी कि संसाधन है। वही फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल की बात करें तो फॉसिल फ्यूल होते हैं, जैसे एग्जांपल में लिख सकते हैं हम नेचुरल गैस, ठीक है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कोल, पेट्रोलियम, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सभी क्या है, फॉसिल फ्यूल है। अगला क्वेश्चन है नेम थ्री, अच्छा चलो अगला क्वेश्चन ही ये आ गया, नेम थ्री फॉसिल फ्यूल। तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चंस हो गए हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज कोल फॉर्म्ड। तो कोल बनता कैसे, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चैप्टर में हमने कोल की स्टोरी पढ़ी थी, कैसे बनता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जब क्या थे, पृथ्वी पर या हम कहें कि निचले वाली जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण ये घने वन मृदा में दफन हो गए। धीरे धीरे मिट्टी की मृदा की इन पर और ज्यादा लेयर्स आती गई। जैसे जैसे मृदा की इन पर लेयर आती गई, ये क्या होते गए, संपीड़ित होते गए, ठीक है, और गहराई में जाते गए। उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण धीरे धीरे ये मृत वनस्पति धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गई, और इस प्रोसेस को कार्बनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो यही हुआ, यानी कि कोयला उन मृत पौधों से बनता है जो लाखों वर्ष पहले धरती के नीचे दब गए थे, ऊष्मा व दबाव के कारण कोयले में बदल गए। ठीक है, तो ये सिंपल सा आप लिख सकते हो, या जो स्टोरी हमने चैप्टर में पढ़ी थी वो हमने पूरी लिखी भी थी डिटेल में, तो आप चाहें तो वैसा भी आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कार्बनाइजेशन क्या है। तो अभी जैसे हमने बात की, कार्बनाइजेशन क्या है, वो प्रोसेस जिसमें क्या बनता है, मृत वनस्पति से कोयला बनता है, उसी प्रोसेस को कार्बनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम डेड वेजिटेशन अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो कोल से सॉरी डेड वेजिटेशन से कोल बनने की जो प्रोसेस है उच्च तापमान और उच्च दाब पर, उसे कहा जाता है कार्बोनाइजेशन। ठीक है, उच्च दबाव और तापमान के कारण मृत वनस्पति से कोयले के बनने की प्रक्रिया को कार्बनकरण या कार्बनीकरण कहा जाता है। ठीक है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल। फिर अगला क्वेश्चन है कि कोल के क्या यूजेस हैं। अच्छा, आप इस पेज पर देखेंगे तो सिर्फ कोल के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कोल कैसे बना, जो जैसे वो बनता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यानी कि कार्बनाइजेशन प्रोसेस क्या है। फिर कोल के क्या क्या यूजेस हैं, तो देखो इसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं होम्स में, इंडस्ट्रीज में। फिर रेलवे इंजन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग किया जाता है एज अ फ्यूल। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में। तो वही है, यूज एज फ्यूल इन होम्स, इंडस्ट्रीज एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है, नोट कर लीजिए इतना। तो चलिए बच्चों, हमने काफी सारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर देख लिए हैं। कुछ हमने एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस देखे, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखे। चैप्टर के लगभग सारे क्वेश्चंस हमने कवर करने की कोशिश की है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।